रामपुर गांव, जो कभी हरा भरा और खुशहाल था, अब सूखे की चपेट में था। 2 साल से मानसून नहीं बरसा, खेतों में दरारें पड़ गईं और गांव का पुराना कुआं सूख चुका था। रामलाल, एक गरीब किसान, और उसकी बेटी राधा इस मुश्किल वक्त में उम्मीद की तलाश में थे। एक तपती दोपहर सरपंच दीनदयाल ने चौपाल पर जरूरी बैठक बुलाई, जहां गांव वाले चिंता और निराशा के साथ जमा हुए। दीनदयाल जी एक भारी आवाज वाले 60 वर्षीय बुजुर्ग थे। उन्होंने अपनी सफेद मूंछों पर ताव देते हुए बोलना शुरू किया। भाइयों, आज हम सब यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत पर बात करने के लिए जमा हुए हैं। आप सब जानते हैं कि कुएं ने जवाब दे दिया है। भीड़ में से एक अधेड़ उम्र का किसान हरिया बोला। सरपंच जी, जवाब तो वो पिछले महीने ही दे चुका था। हमने मिलकर उसे 10 फीट और गहरा खुदवाया, पर नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। एक और बुजुर्ग किशन काका, जो गांव में सबसे ज्यादा उम्र के थे, अपनी लाठी टेकते हुए बोले। दीनदयाल, ये सब हमारे कर्मों का फल है। भगवान हमसे नाराज हैं। पंडित जी ने पिछले हफ्ते यज्ञ भी तो करवाया था, पर इंद्र देवता ने एक ना सुनी। बातचीत का रुख अब निराशा की ओर मुड़ चुका था। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था, पर किसी के पास कोई ठोस हल नहीं था। अब इस गांव में रहकर क्या करेंगे? मैं तो कहता हूँ चलो सब शहर चलते हैं, वहां कम से कम मजदूरी करके पेट तो भर लेंगे। और अपनी जमीन जायदाद का क्या? पुरखों की जमीन ऐसे ही छोड़ दें? मैं तो अपनी जमीन बेचने की सोच रहा हूँ। पास के गांव का जमींदार कब से नजर गड़ाए बैठा है। इस सारी बहस के बीच रामलाल एक कोने में चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। उसका दिल भारी था। वह भी कुछ कहना चाहता था, पर उसे पता था कि उसकी आवाज हमेशा की तरह अनसुनी रह जाएगी। वह एक गरीब किसान था, और गरीबों की सलाह की कीमत कौन समझता है। घंटों तक बहस चली। सूरज पश्चिम की ओर ढलने लगा था, पर कोई नतीजा नहीं निकला। अंत में सरपंच दीनदयाल ने एक बार फिर वही पुराना फैसला सुनाया। तो फिर यही तय रहा, कल सुबह से हम सब मिलकर एक बार फिर कुएं को और गहरा खोदने की कोशिश करेंगे। क्या पता 10-15 फीट और नीचे पानी मिल जाए। हिम्मत नहीं हारनी है। यह सुनकर ज्यादातर लोगों ने बेमन से सिर हिला दिया। वे जानते थे कि यह एक और नाकाम कोशिश होगी, पर उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। बैठक खत्म हुई और सब अपने अपने घरों की ओर भारी कदमों से चल पड़े, अपने साथ निराशा का बोझ लिए हुए। शाम को जब रामलाल थका हारा और हताश होकर घर लौटा, तो उसका चेहरा बुरी तरह उतरा हुआ था। राधा, जो घर की चौखट पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी, अपने पिता के चेहरे पर लिखी चिंता को एक पल में पड़ गई। बापू, आ गए आप? बहुत देर हो गए। उसने पानी का लोटा अपने पिता की ओर बढ़ाया। रामलाल ने एक ही सांस में पूरा लोटा खाली कर दिया, फिर एक गहरी थकी हुई सांस ली। क्या बताऊं बेटी, वही रोज की कहानी। चौपाल पर घंटों बहस हुई, पर नतीजा वही, ढाक के 3 पात। क्या फैसला हुआ बैठक में? वही जो हमेशा होता है, कल से फिर उसी सूखे कुएं को और गहरा खोदेंगे। मुझे तो लगता है हम धरती को खोदते खोदते पाताल तक पहुंच जाएंगे, पर पानी की एक बूंद नसीब नहीं होगी। रामलाल की आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। राधा चुपचाप अपने पिता के पास बैठ गई। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। बापू, अगर पानी कुएं में नीचे नहीं है, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि गांव में कहीं और पानी है ही नहीं। रामलाल ने हैरानी से अपनी बेटी की तरफ देखा। उसकी 17 साल की बेटी की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। क्या मतलब है तेरा? तू क्या कहना चाहती है? साफ साफ बोल। बापू, मैं रोज सुबह शाम खेतों की तरफ जाती हूँ। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे गांव के पूरब वाले छोर पर, जहाँ पुराना घना बरगद का पेड़ है, वहाँ की जमीन बाकी जगहों के मुकाबले ज्यादा नम रहती है? रामलाल ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, हाँ बेटी, कहा तो तूने सही है, पर उससे क्या?
उससे बहुत कुछ बापू। मैंने देखा है कि वहाँ की दूब यानी घास भी बाकी जगहों से ज्यादा हरी है, जबकि वहाँ कोई पानी नहीं देता। और जब कभी हल्की सी भी बूंदाबांदी होती है तो गांव की ढलान ऐसी है कि सारा पानी बहकर उसी तरफ जाता है और जमीन में समा जाता है। राधा एक पल रुकी। अपने पिता की आंखों में देखकर उसने अपनी बात पूरी की। मुझे लगता है बापू कि पानी जमीन के बहुत नीचे नहीं, बल्कि उसी पूरब वाली जमीन में सतह से कुछ ही फीट नीचे जमा हो रहा है। हम सब गलत जगह पर मेहनत कर रहे हैं। अगर हम उस जगह पर एक नया लेकिन उथला कुआं खोदें तो मुझे पूरा यकीन है कि हमें पानी मिल जाएगा। रामलाल अपनी बेटी की बातें सुनकर सन्न रह गया। यह एक ऐसी बात थी जिस पर गांव के किसी बड़े बुजुर्ग, किसी अनुभवी किसान ने आज तक ध्यान नहीं दिया था। उसकी बेटी की बातों में तर्क था, एक उम्मीद थी, पर अगले ही पल उसके मन में समाज का डर बैठ गया। बेटी, तेरी बात 100% की है, पर मेरी बात सुनेगा कौन? सरपंच और गांव के बड़े लोग तो मुझे पागल समझेंगे। वे कहेंगे कि रामलाल सठिया गया है। उसने एक और चिंता जताई। और तू एक लड़की है, अगर तू उन्हें ये सब समझाने जाएगी तो वे तेरी बात सुनने से पहले ही तुझे चुप करा देंगे। हमारी बिरादरी में लड़कियों का मर्दों के बीच में बोलना अच्छा नहीं माना जाता। राधा ने आगे बढ़कर अपने पिता का हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ में एक भरोसा था। बापू, हम कोशिश तो कर सकते हैं। हम कब तक एक ही गलती को बार बार दोहराकर अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे? आप बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरी तरफ से ये बात सरपंच जी के सामने रख दीजिए। अगर वे नहीं मानते तो फिर जो सबकी मर्जी होगी वही सही, पर बिना कोशिश किए हार मान लेना तो ठीक नहीं। उस रात रामलाल को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में एक तरफ बेटी की समझदारी भरी बातें घूम रही थीं, तो दूसरी तरफ समाज का और बड़े बुजुर्गों के तिरस्कार का डर उसे सता रहा था। लेकिन जब भी वह अपनी बेटी के चेहरे के बारे में सोचता तो उसकी आंखों में तैरता आत्मविश्वास उसे हिम्मत देता। आखिर में उसने फैसला कर लिया। वह कल सुबह अपनी बेटी की आवाज को गांव की पंचायत तक पहुंचाएगा, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। अगली सुबह जब गांव के कुछ मजदूर फावड़ा और कुदाल लेकर पुराने कुएं की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे, रामलाल हिम्मत करके सरपंच दीनदयाल के दरवाजे पर जा पहुंचा। सरपंच अपने बरामदे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। रामलाल को वहां देखकर उन्हें थोड़ी हैरानी हुई। अरे रामलाल, तुम इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है? कोई खास काम था क्या? रामलाल ने घबराते हुए हाथ जोड़कर कहा। सरपंच जी, मैं गांव की पानी की समस्या को लेकर ही आया था। मेरी बेटी राधा इस बारे में कुछ कहना चाहती है। मेरी विनती है कि आप बस एक बार उसकी बात सुन लें। सरपंच दीनदयाल के माथे पर गहरी सिलवटें पड़ गईं। उन्होंने हुक्का एक तरफ रखा और अपनी आवाज में थोड़ी सख्ती लाते हुए कहा, रामलाल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ये मर्दों के काम हैं, खेतीबाड़ी और पानी की समस्या। इसमें तुम्हारी 17 साल की बेटी हमें क्या सलाह देगी? तभी रामलाल के पीछे से एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज आई। माफ करना सरपंच जी, पर पानी की समस्या सिर्फ मर्दों की नहीं है। पानी के बिना चूल्हा नहीं जलता और घर नहीं चलता। ये समस्या पूरे गांव की है, हर औरत और हर बच्चे की है। सबकी निगाहें आवाज की दिशा में घूम गईं। आंखों में निडरता और सम्मान का भाव लिए राधा खड़ी थी। गांव के इतिहास में शायद यह पहला मौका था जब कोई जवान लड़की इस तरह बड़ों की सभा में बोलने की हिम्मत कर रही थी। वहां पर मौजूद किशन काका गुस्से से तिलमिला उठे। अरे रामलाल, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी बेटी को घर भेज। ये क्या नया जमाना आ गया है? अब लड़कियां हमें सिखाएंगी कि कुआं कहाँ खोदना है। माहौल में तनाव बढ़ गया। कई लोग रामलाल और राधा को घूरने लगे, लेकिन सरपंच दीनदयाल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। पता नहीं क्यों, पर राधा की आंखों की सच्चाई और उसकी आवाज के ठहराव ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, जब इतनी दूर आई है तो सुन लेते हैं। बोलो बेटी, क्या कहना चाहती हो?
पर याद रखना, हमारे पास बेकार की बातों के लिए फालतू समय नहीं है। राधा ने सिर झुकाकर सरपंच का धन्यवाद किया और फिर बिना किसी डर या झिझक के अपनी बात बहुत ही सरल और सीधे शब्दों में समझानी शुरू की। उसने जमीन की नमी, पानी के बहाव और गांव की ढलान की पूरी कहानी उनके सामने रख दी। सरपंच जी और चाचा जी, हम सब उस घड़े में पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं जिसके पेंदे में पहले से ही एक बड़ा छेद है। हम मेहनत गलत जगह कर रहे हैं। हमें घड़ा बदलने की जरूरत है, न कि उस टूटे घड़े में और पानी डालने की। उसने अपनी बात को और स्पष्ट किया। हमें पूरब वाली जमीन पर, जहाँ बरगद का पेड़ है, एक नया कुआं खोदना चाहिए, वो भी ज्यादा गहरा नहीं। और साथ ही हमें बारिश के पानी को बचाने का उपाय भी करना होगा। उस ढलान वाली जमीन पर अगर हम पत्थर और मिट्टी के छोटे छोटे बांध बना दें, जिन्हें चेक डैम कहते हैं, तो बारिश का बहता हुआ पानी रुकेगा और जमीन के अंदर समा जाएगा। इससे धरती का पेट भरेगा और हमारे नए कुएं में पानी कभी खत्म नहीं होगा। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ के चेहरों पर मजाक का भाव था तो कुछ के चेहरों पर गहरी हैरानी थी। एक आदमी जिसका नाम शंकर था ने ताना कसते हुए कहा, वाह भाई वाह, अब हमें पोथी पुराण का ज्ञान एक लड़की से मिलेगा। ये चेक डैम क्या होता है भला? हमने तो आज तक नहीं सुना। राधा ने बड़ी शांति और सम्मान से जवाब दिया, काका, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये तो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। प्रकृति हमें खुद रास्ता दिखा रही है, बस हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। ये तो बस सूझबूझ की बात है। बहस तेज हो गई। ज्यादातर पुरुष राधा के विचार के सख्त खिलाफ थे। उन्हें अपनी मर्दानगी और अपने अनुभव पर चोट महसूस हो रही थी कि एक लड़की उन्हें चुनौती दे रही है। एक और आदमी, ये लड़की हमें पागल बना रही है। अगर वहाँ पानी होता तो क्या हमारे बाप दादाओं को पता नहीं चलता? सरपंच दीनदयाल खुद बड़ी दुविधा में थे। एक तरफ गांव की सदियों पुरानी परंपरा थी और दूसरी तरफ राधा की बातों में छिपा एक मजबूत तर्क था जिसे वे मन ही मन सही मान रहे थे। तभी एक ऐसी घटना हुई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सरपंच की पत्नी शारदा देवी, जो अब तक घूंघट की ओट में खड़ी सब कुछ सुन रही थीं, आगे आईं। उन्होंने सरपंच से कहा, सरपंच जी, जब हमारे सारे आजमाए हुए रास्ते बंद हो चुके हैं तो एक नए रास्ते पर चलकर देखने में क्या बुराई है। हम औरतें दिन भर एक एक बूंद पानी के लिए तरसती हैं। बच्चों के गले सूखे रहते हैं। आप एक बार इस बच्चे की बात मानकर तो देखिए। अगर इसकी बात गलत निकली तो हमारे पास खोने के लिए अब बचा ही क्या है। शारदा देवी की आवाज में एक दर्द था, एक अपील थी। उनकी बात ने पूरे माहौल को बदल दिया। कुछ और औरतें भी जो वहां मौजूद थीं, उनके समर्थन में सिर हिलाने लगीं। सरपंच ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने राधा की ओर देखा और अपना अंतिम फैसला सुनाया। ठीक है, हम इस लड़की को एक मौका देंगे। कल सुबह कुछ लोग राधा के बताए हुए स्थान पर खुदाई करेंगे। पर याद रखना राधा, अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई और वहां पानी नहीं निकला तो आज के बाद तुम कभी गांव के बड़ों के मामले में दखल नहीं दोगी। राधा ने सिर झुकाकर सरपंच की शर्त मान ली। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अटल विश्वास की चमक थी। यह सिर्फ पानी की खोज नहीं थी, यह एक लड़की की सोच और सम्मान की लड़ाई की पहली जीत थी। अगली सुबह गांव में एक अजीब सा माहौल था। कुछ नौजवान और रामलाल राधा के साथ पूरब वाली जमीन पर पहुंचे। ज्यादातर बड़े बुजुर्ग और बाकी गांव वाले दूर पेड़ों की छांव में खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। उनके चेहरों पर व्यंग्य और अविश्वास का भाव था। वे बस राधा के गलत साबित होने का इंतजार कर रहे थे। राधा ने जमीन को ध्यान से देखा और एक जगह पर निशान लगाकर कहा, बस यहीं से खोदना शुरू कीजिए। काम शुरू हुआ। जमीन पत्थरीली नहीं थी, इसलिए फावड़े और कुदाल आसानी से चल रहे थे। दोपहर हो गई। लगभग 15 फीट की खुदाई हो चुकी थी, पर पानी का कोई नामो निशान नहीं था।
दूर खड़े लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। मैंने तो पहले ही कहा था, ये लड़की सबकी मेहनत बर्बाद करवा रही है। रामलाल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था, पर अब वह भी थोड़ा घबराने लगा था। तभी नीचे गड्ढे में काम कर रहे एक मजदूर ने जोर से आवाज लगाई। अरे, यहाँ की मिट्टी गीली है, बहुत नमी है इसमें। ये सुनते ही दूर खड़े लोगों की भीड़ में हलचल मच गई। वे सब उत्सुकता से करीब आ गए। खुदाई का काम और तेजी से होने लगा और फिर कुछ ही देर बाद एक चमत्कार हुआ। जमीन के अंदर से पानी का एक छोटा सा सोता फूट पड़ा और देखते ही देखते गड्ढा साफ मीठे पानी से भरने लगा। एक नौजवान चिल्लाया, पानी निकल आया। ये दो शब्द नहीं थे, यह एक घोषणा थी। एक ऐसी घोषणा जिसने रामपुर गांव की सूखी उम्मीदों में जान डाल दी थी। ये आवाज पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जो लोग राधा का मजाक उड़ा रहे थे, जो उसे पागल कह रहे थे, वे सब भागकर उस जगह आए। अपनी आंखों के सामने एक उथल्ले से गड्ढे में कल कल करता हुआ साफ पानी देखकर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। सरपंच दीनदयाल भीड़ को चीरते हुए आगे आए। उन्होंने झुककर उस गड्ढे से अपनी हथेली में पानी भरा और उसे पिया। पानी ठंडा और अमृत जैसा मीठा था। उन्होंने अपनी गीली हथेलियों से अपना चेहरा पोंछा और फिर राधा की तरफ मुड़े। उनकी आंखों में अब गुस्सा या संदेह नहीं था, बल्कि सम्मान, आश्चर्य और कृतज्ञता का भाव था। बेटी, तूने तो आज हमारी आंखें खोल दी। हम तो बस पुरानी लकीर को पीट रहे थे और असली खजाना तो हमारे पैरों के नीचे ही छिपा था। तूने सिर्फ पानी नहीं खोजा, तूने इस गांव की लाज रख ली। उस दिन के बाद रामपुर गांव की तस्वीर बदल गई। पूरा गांव एक हो गया। राधा के मार्गदर्शन में सबने मिलकर उस जगह पर छोटे छोटे चेक डैम बनाए। कुछ ही हफ्तों बाद जब मानसून की पहली बौछारें पड़ीं, तो वे छोटे छोटे बांध पानी से लबालब भर गए। गांव का नया कुआं अब साल भर पानी देने लगा और बारिश का पानी जमीन में जाने से पुराने कुएं का जलस्तर भी धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। रामपुर गांव की यह कहानी अब आसपास के गांवों में भी एक मिसाल बन चुकी थी। राधा को अब लोग सिर्फ रामलाल की बेटी नहीं, बल्कि रामपुर की चतुर बेटी के नाम से जानते थे। अगली बार जब पंचायत की बैठक हुई तो सरपंच दीनदयाल ने एक कुर्सी अपने ठीक बगल में लगवाई। जब राधा वहां पहुंची तो उन्होंने उसे उस कुर्सी पर बैठने का आग्रह किया। राधा झिझक रही थी, पर सरपंच के जोर देने पर वह बैठ गई। सरपंच ने पूरे गांव के सामने हाथ जोड़कर कहा, आज मैं आप सबके सामने ये बात स्वीकार करता हूं कि हम सब गलत थे। हम अपनी उम्र और अपने पुरुष होने के अहंकार में ये भूल गए थे कि बुद्धिमानी किसी उम्र या लिंग की मोहताज नहीं होती। सच्ची समझ अनुभव के साथ साथ खुली आंखों और खुले दिमाग से आती है, जो इस बच्ची ने हमें सिखाया। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि आज के बाद रामपुर गांव के हर बड़े फैसले में, चाहे वो आदमी हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, सबकी राय ली जाएगी और हर अच्छी सलाह का सम्मान किया जाएगा। एक अकेला दिमाग शायद भटक सकता है, पर जब पूरा गांव मिलकर सोचता है तो कोई ना कोई सही रास्ता जरूर निकलता है। एक कोने में खड़े रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उसका सिर गर्व से ऊंचा था। उसकी बेटी ने न सिर्फ गांव की पानी की समस्या को हमेशा के लिए हल कर दिया था, बल्कि समाज की उस गहरी और संकरी सोच की खाई को भी भर दिया था, जो मर्दों और औरतों, बड़ों और छोटों के बीच बनी हुई थी। राधा ने गांव को सिखाया था कि असली तरक्की सिर्फ खेतों में फसल उगाने या नए कुएं खोदने से नहीं होती, बल्कि नई और प्रगतिशील सोच को अपनाने और हर आवाज को सम्मान देने से होती है। उसकी एक छोटी सी पर साहसी पहल ने रामपुर गांव को एक ऐसी नई सुबह दी थी, जहां सबके लिए पानी भी था और सम्मान भी।